Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss International Accounting Standard 16, which deals with property, plant and equipment. Uh, Before moving towards the formal discussion, first of all, I will discuss once again the word that you can see on your screen is IAS. जब हम स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो बाज़ औक़ात हमारे सामने IAS का वर्ड आ जाता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. समटाइम हम देखते हैं IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. समटाइम्स हम जब ऑडिट की फील्ड में जाते हैं तो ISAs का वर्ड नज़र आता है, ISA. तो जनरली स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज्ड कि इनमें डिफरेंस क्या है. नो डाउट वी हैव डिस्कस्ड इट इन डिटेल, बट जस्ट टू रिमेंबर, जस्ट टू रिकॉल फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव फॉरगेट इट और दैट फॉर दोज हु स्टिल हैव सम कन्फ्यूजन. तो बेटा IAS एंड IFRS ये दोनों अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं. इनमें जो डिफरेंस है दैट इज़ जस्ट द चेंज इन द नेम. इसका नाम तब्दील कर दिया गया. फॉर इंस्टेंस 2001 से पहले जो स्टैंडर्ड्स लॉन्च किए जाते थे उनका नाम IAS था, जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. और 2001 के बाद जो स्टैंडर्ड लॉन्च किए गए उनका नाम चेंज कर दिया गया और उसका नाम रखा गया IFRS. तो चूँकि रेलिवेंट जो बोर्ड्स थे जो ये स्टैंडर्ड लॉन्च कर रहे थे उनके नाम तब्दील कर दिए गए, तो इसलिए स्टैंडर्ड के भी नाम जो है वो तब्दील करना पड़ गए. जिस तरह इसकी बड़ी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल या इससे रिलेटेड जो एग्जांपल है वो हमें आजकल, मैं कॉलेजेस की एग्जांपल कोट करूँगा. रिसेंटली जो आपकी गवर्नमेंट है बेटा, इसने जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, एक तो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल साइड है. आई एम एट दिस टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट कॉलेजेस, जो यूनिवर्सिटी और स्कूल के दरमियान में एक लेयर है और एक सेटअप है एजुकेशन का. कॉलेजेस का नाम तब्दील कर दिया गया है. जो कॉलेज ग्रेजुएशन तक एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे थे उनका प्रीवियस नेम था डिग्री कॉलेजेस, लाइक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गुजरात, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गुजरावाला, लाइक. तो इन कॉलेजेस के नाम जो हैं वो अब चेंज करके एसोसिएट कॉलेजेस रख दिया गया है. तो जो फॉर इंस्टेंस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गुजरात था, फॉर इंस्टेंस, वो अब गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज गुजरात बन गया. तो हुआ क्या, कॉलेज तो वही हैं, प्रेमिसेस भी वही हैं, प्रिंसिपल्स भी वही हैं, स्टाफ भी वही है और सारे मामलात वैसे चल रहे हैं. लेकिन दैट वाज जस्ट अ चेंज इन द नेम. इसके अलावा अब जो नए कॉलेजेस भी बनाए जाएंगे उनका नाम एसोसिएट कॉलेजेस रखा जाएगा, जो ग्रेजुएशन तक एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे. तो जस्ट नाम की तब्दीली की गई है. और ये जो है इसी तरह ये स्टैंडर्ड के साथ भी किया गया. स्टैंडर्ड्स के जो सेटिंग बॉडी थी उसका नाम तब्दील कर दिया गया, जिसके बाद स्टैंडर्ड्स के नाम भी तब्दील कर दिए गए. कुछ पुराने स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट कर लिया गया और कुछ ऑब्सलीट हो गए. तो अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं IAS 16, इससे पहले बेटा हम लोगों ने IAS 1 पे बात की है. दैट वाज डीलिंग विद प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. उसके अंदर हमने काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशन की थी. IAS 2 जो है दैट वाज
इंक्लूडेड इन माई प्लान, बट आपके स्टूडेंट्स में से मेजॉरिटी ने कहा कि आप लोगों ने इसको पढ़ लिया हुआ है। तो अगेन समडे वी विल डिस्कस इट, हम दोबारा इसको देख लेंगे। इसको IAS 2 जो इन्वेंट्री को डील करता है, आपने उसको पहले इससे पहले पढ़ लिया हुआ है, लेकिन हम इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे समडे। IAS 17 लीज पे हमने बात की थी बड़ी डिटेल में, और इवन अमोर्टाइजेशन स्केजुअल पे बात की थी, और जो लोन का एक स्केजुअल होता है वो हमने प्रैक्टिकली जो है वो बैंक की वेबसाइट पर जाके उसको स्केजुअल भी किया था, ड्रॉ करना सीखा था, बनाना सीखा था। तो इसकी बात हम 17 की कर चुके हैं। अब जो हम आज स्टैंडर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ IAS 16 that deals with the area of property, plant and equipment, or generally you can say that tangible non current assets। तो बेटा जब भी स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं उनको एक सिस्टमेटिकली राइट किया जाता है, लिखा जाता है, उनका एक स्पेसिफिक राइटअप होता है। लाइक सबसे पहले उसका बैकग्राउंड, उसका इंट्रोडक्शन बताया जाता है, उसका स्कोप पे बात की जाती है, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स को डिफ़ाइन किया जाता है। इसके अलावा उसके अंदर जो बेसिक गाइडलाइंस हैं वो या कैलकुलेशंस जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। तो जिस तरह से वो एक स्टैंडर्ड लिखा जाता है, तो आई हैव ट्राइड टू डिज़ाइन आई हैव ट्राइड टू मैनेज दिस लेक्चर अकॉर्डिंगली। तो हम भी आज जो है वो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के IAS 16 वाले स्टैंडर्ड ने हमें बताई हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल प्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस लेक्चर, कि इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं और हमारे क्या प्लान हैं। ओके, सबसे पहले बेटा हम लोग IAS 16 में इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे कि IAS 16 जो है वो किस चीज़ का नाम है और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, और वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टॉक अबाउट दिस स्टैंडर्ड। इसके बाद स्कोप की बात करेंगे कि ये स्टैंडर्ड किन किन चीज़ों पे अप्लाई होता है और कौन कौन सी चीज़ें इसकी लिमिट, इसके जो स्कोप है, इसके दायरा कार से बाहर है, तो उन चीज़ों को देखेंगे। फर्दर मोर हम कुछ डेफिनेशंस पे बात करेंगे जो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के साथ जो है वो रिलेट करती हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तमाम जो है वो स्टैंडर्ड अपने राइटअप में डेफिनेशंस लाजमी रखते हैं, क्योंकि इससे चीज़ें क्लियर होती हैं। तो जिन चीज़ों को डिफ़ाइन किया जाएगा वो डायरेक्टली रिलेट कर रही होंगी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के साथ, तो उनको आज देखेंगे। इसके साथ साथ रिकग्निशन कि भाई प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, या सिंपली हम कह सकते हैं टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, इनको रिकग्नाइज़ कैसे किया जाता है, वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसको सामने रखकर हम किसी भी एसेट, नॉन करंट एसेट जो टेंजिबल होता है उसको रिकग्नाइज़ करते हैं। तो ये स्टैंडर्ड की गाइडलाइन इसके अंदर आएंगी। रीवैल्यूएशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हॉट टॉपिक। रीवैल्यूएशन कि एसेट को क्या आप कॉस्ट पे चलाना चाहते हैं या किसी एक पॉइंट पे आके आप उसको री-इवैल्यूएट करना चाहते हैं, तो कब कब आप री-इवैल्यूएट कर सकते हैं और वो किस तरह से होगा और उसकी वर्किंग कैसे आपने परफॉर्म करनी है, कौन कौन से रूल्स को देखना है, वो इसके अंदर हम लोग बात करेंगे। डी रिकग्निशन कि अगर एक एसेट्स को आपने डी रिकग्नाइज़ करना है, डिस्पोज करना है, रिमूव करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, तो उसके बारे में कुछ चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग डेप्रीसिएशन पे बात करेंगे, बिकॉज़ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग जो है वो डेप्रीसिएशन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो दिस इज़ द प्लान। बेटा ज़्यादा फोकस जो है वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स में होगा, ऑनलाइन कॉन्टेक्स्ट की वजह से, या फिर
आप लोगों को का जो नेचर ऑफ एग्जामिनेशन है, जिस तरह से आपने पेपर देना है, हमारा ज़्यादा फोकस जो है वो डिस्क्रिप्शन या थ्योरी वाली साइड पे होगा। न्यूमेरिकल हम एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए इसके साथ अटैच करेंगे, तो आज भी एक दो न्यूमेरिकल आएंगे जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग्स। और इसके साथ साथ हमारा जो मेजॉरिटी हमारा कंसर्न है और जो होना चाहिए इस ऑनलाइन कॉन्टेक्स्ट में, या जिस तरह से हमने पेपर का पैटर्न है, तो हम लोग ज़्यादा चीज़ें थ्योरेटिकल डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ओके, सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे, जिसके अंदर दो मेजर क्वेश्चन जो हैं वो हम रेज करेंगे ताकि हमें इसकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो क्रिएट हो कि व्हाट इज़ मेंट बाय प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। सेकंड क्वेश्चन इज़ व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टॉक अबाउट इट। तो पहला जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेंट बाय प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो जनरली हम इसको टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स भी कह सकते हैं। याद होगा आप लोगों को कि हम लोगों ने एसेट को करंट और नॉन करंट जो है इसमें क्लासीफाई करने के लिए दो चीज़ों को देखा था। नंबर वन कि एक साल, 1 ईयर, या 1 ऑपरेटिंग साइकिल। अब ऑपरेटिंग साइकिल क्या था, इस पे बड़ी डिटेल पे हम लोगों ने बात की थी। बेटा ऑपरेटिंग साइकिल, आप अपने ऑपरेशंस में कैश को जब डालते हैं और दोबारा कैश उससे वापस ले लेते हैं, दिस इज़ द होल साइकिल दैट इज़ कॉल्ड कैश ऑपरेटिंग साइकिल। वेरी सिंपली स्पीकिंग कि मेरे पास अगर कैश है और उस कैश से मैंने रॉ मटेरियल ख़रीदा, पैसा जो है, कैश जो है वो रॉ मटेरियल फॉर्म में आ गया, मतलब ऑपरेशंस में लग गया। उसके बाद मैंने उसको फिनिश गुड्स जो है वो बनाई, उसको मैंने सेल किया। उस सेल करने के बाद अकाउंट रिसीवेबल जनरेट हुए, और अकाउंट रिसीवेबल से जब पैसा मुझे आएगा तो वो सारे का सारा कैश ऑपरेटिंग साइकिल होगा। तो कैश ऑपरेटिंग साइकिल या 1 ईयर, इन दोनों को सामने रख के ये डिसाइड किया जाता है कि कोई भी एसेट जो है वो एक करंट एसेट है या नॉन करंट एसेट है। तो जनरली लोग जो है वो 1 ईयर को स्टैंडर्ड बना लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम और रफली स्पीकिंग 95% ऑफ द टाइम जो है 1 ईयर इसकी ज़्यादा लेंथ होती है, और ऑपरेटिंग साइकिल जो है 1 साल से कम टाइम का अर्सा होता है। लेकिन एक्सेप्शंस आर देयर, बहुत सी ऐसी, बहुत फ्यू, बड़ी कम ऐसी एग्जांपल्स मिलती हैं जिसमें ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो 1 साल से ज़्यादा चला जाता है। इसमें आपका ऑलिव ट्री ग्रोवर्स जो हैं, इस तरह के बिज़नेस में ऑपरेटिंग साइकिल जो है दैट इज़ मोर देन 1 ईयर। तो इसको देखने के लिए आपके पास बेटा वेबसाइट पर जाइएगा, ऑलिव ट्री ग्रोवर्स इन यूएसए, तो उसका कैश ऑपरेटिंग साइकिल वो आप देखिएगा, वो आपको 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए मिलेगा। तो उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी करंट और नॉन करंट एसेट्स को लेके थोड़ी सी डिफरेंट है। तो आपको ऑनलाइन इसकी वेबसाइट पर जाके डिटेल मिल जाएगी। अच्छा, तो वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ मेंट बाय प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट से मुराद है कि आपके टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। और व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टॉक अबाउट, क्यों ये इस पे एक स्टैंडर्ड बना दिया गया और व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। तो अभी मैं इसको बड़ी सिंपली और एक बड़ा ब्रॉडर किस्म का इसका आंसर आपके सामने रखूँगा। इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज the value of element of property, plant and equipment is significant in nature। आप देखें, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब पीपीई ऐड होता है या नॉन करंट एसेट ऐड होता है तो एक सिग्निफिकेंट चेंज आ जाता है, जिससे आपकी फाइनेंशियल रेशियोज इफेक्ट होती हैं। तो अल्टीमेटली यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजंस भी इफ़ेक्ट होते हैं। तो ये एक मटेरियल किस्म की आइटम है जिसकी एडिशन या इस आइटम की, इस एलिमेंट की रिमूवल से आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक सिग्निफिकेंट चेंज आ जाता है। तो अभी मैंने एक वर्ड यूज़ किया, एलिमेंट। तो अगेन हम रिकॉल करते हैं कि हमने एक डिफरेंस क्रिएट किया था
एलिमेंट में और कंपोनेंट में. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? क्या फ़र्क है इन दोनों में? There are 5 elements and 5 components of financial statements. Components are the types of financial statements, like balance sheet, income statement, cash flow statement, statement of change in equity, and explanatory notes or notes to accounts. इसके साथ साथ जो एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं. दीज आर एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस. तो हम जब एलिमेंट की बात, अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मिक्स कर जाते हैं. तो इसमें एक डिफरेंस है. ओके, तो वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ मेंट बाय प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. इस पे हमने बात कर ली. Why it is important to talk about? Because they are significant. These have a greater impact on financial statement. Their inclusion or exclusion make the difference. That is why it is important to talk about property, plant and equipment. Okay, now we will talk about the scope of IAS 16. तो बेटा स्कोप जो है वो इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है. इससे पता चलता है कि कोई भी एक सर्टेन जो स्टैंडर्ड है वो किन किन चीज़ों पे अप्लाई होगा और कौन कौन सी चीज़ें उसकी एप्लीकेशन या उसके दायरा कार से बाहर होंगी. तो जनरली IAS 16 जो है वो तमाम टेंजिबल फिक्स एसेट्स पे अप्लाई होता है. उनकी रिकग्निशन, मेजरमेंट, ये तमाम चीज़ें जो हैं उनकी डी रिकग्निशन, डेप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन, इन सारी चीज़ों का के ऊपर जो गाइडलाइन है वो IAS 16 प्रोवाइड करता है. अनटिल और अनलेस एनी स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशन इज़ गिवन बाय एन अदर स्टैंडर्ड. अनटिल और अनलेस. लेकिन दो ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सप्लिसिटली स्टैंडर्ड ने गाइड किया है कि मेरी तमाम असर्शंस, मेरी तमाम स्टेटमेंट्स इन दो तरह के एसेट्स के ऊपर अप्लाई नहीं होती. ये IAS 16 में लिखा गया है. नंबर 1 बायोलॉजिकल एसेट्स, जिसका एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के साथ ताल्लुक़ है. और नंबर 2 माइंस एंड मिनरल्स, इनके ऊपर जो है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं होती. इसके अलावा तमाम टेंजिबल फिक्स एसेट्स जो हैं वो IAS 16 के स्कोप में आते हैं अनटिल और अनलेस एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड. हाउएवर द स्टैंडर्ड applies to property, plant and equipment used to develop these assets. जो एसेट्स हैं जो इन एसेट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके ऊपर अप्लाई होगा. लेकिन स्पेसिफिकली बायोलॉजिकल एसेट और माइंस एंड मिनरल्स के ऊपर जो है वो IAS 16 अप्लाई नहीं होता. These are some definitions which are specifically provided by IAS 16. First one is property, plant and equipment, then cost, residual value, entity specific value, fair value, carrying amount and impairment loss. तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे. तो स्टार्टिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. अब वक्त आ गया है कि हम इनको डिफ़ाइन करें, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को. तो ये वो टेंजिबल एसेट्स हैं, दीज आर हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज. या तो आपने इनको रखा हुआ है अपने प्रोडक्शन पर्पस के लिए, अशिया की सप्लाई के लिए, या फॉर द रेंटल पर्पस, या आप इनको रेंट आउट कर रहे हैं, और फॉर एनी अदर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस. तो नंबर 1
पर्पस आपका वेरी कर सकता है, आप इससे प्रोडक्शन का काम लेना चाह रहे हैं, या आप इनसे अशिया की सप्लाई करवाना चाह रहे हैं, या इन एसेट्स को रेंट आउट कर रहे हैं, या और कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम इनसे ले रहे हैं। नंबर 2 एक बात तो ये हो गई। दूसरी, दे आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज ड्यूरिंग मोर देन वन ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर से ज़्यादा के लिए दे आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर द यूज़। तो ये दो चीज़ें जो हैं जब पूरी हो रही हों तो उस एसेट को हम जो है वो टेंजिबल फिक्स एसेट या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कह सकते हैं। याद रहे कि बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो एसेट्स की डेफिनेशन को भी कंफ्यूज कर देते हैं। तो एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स आर द थिंग having a certain value and these are controlled by the business। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि why controlled, why not these are owned by the business। तो एसेट्स या अगर आपकी वो तमाम इकोनॉमिक रिसोर्सेज, वो तमाम चीज़ें जो आपके कंट्रोल में हैं, अगर यहाँ पे हम ओनरशिप लगा दें तो फिर लीज़ जो आपके एसेट हैं, जो इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ लिया है इससे पहले लेक्चर्स में, कैपिटल एंड फाइनेंशियल लीज़। तो लीज़ जब आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखते हो तो वो आप नहीं लिख सकोगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस। क्यों? क्योंकि एसेट्स वो तमाम इकनॉमिक रिसोर्सेज का नाम है जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट्स दें और आपके कंट्रोल में हो। ओनरशिप का होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लीज में भी आप एसेट यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन आपकी ओनरशिप में वो नहीं होता, फिर भी आप उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख लेते हो अगर वो एक अगर उसकी ओनरशिप या टाइटल लीज टर्म के एंड पे ट्रांसफ़र होने की कंडीशन आपने एग्रीमेंट के अंदर रखी हो। ओके, तो दैट वाज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसके बाद हम बात करेंगे कॉस्ट की। तो यहाँ पे एक बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड एक्सपेंस। कॉस्ट और एक्सपेंस में क्या फ़र्क होता है? एक्सपेंस को जनरली एक्सपायर्ड कॉस्ट भी कहते हैं। ऐसी पेमेंट, ऐसे इकोनॉमिक आउटफ्लो जिसका आपने बेनिफिट कंज्यूम कर लिया हो तो वो एक्सपेंस होती है, जिसका इकोनॉमिक बेनिफिट आपने अभी कंज्यूम करना हो तो उसको कॉस्ट कहते हैं। दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड एक्सपेंस। तो अभी इस कॉन्टेक्स्ट में IAS 16 की डोमेन में कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट किसको कहते हैं? बेटा ये वो अमाउंट होती है जो आप एज ए कंसिडरेशन पे करते हो किसी भी टेंजिबल फिक्स एसेट को एक्वायर करते वक्त, तो इसे कॉस्ट का नाम दिया जाता है और कॉस्ट प्रिंसिपल के तहत एसेट्स को इसी प्राइस पे लिखा जाता है। लेकिन चलें इस पे आगे हम जाके बात करेंगे। कॉस्ट इज़ द अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट्स पेड और द फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन गिवन टू एक्वायर एन एसेट एट द टाइम ऑफ इट्स एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन। तो कॉस्ट जो है वो आप जो कंसिडरेशन पे कर रहे हो आइदर इन कैश और कैश इक्विवेलेंट, और अगेन इफ़ देयर इज़ अ जस्ट लाइक बार्टर ट्रांजैक्शन, आप कुछ एसेट पे कर रहे हो तो उसकी फेयर वैल्यू, तो वो आपकी इस एसेट के लिए कॉस्ट कंसिडर की जाएगी। ओके, नाउ मूविंग अहेड वी विल टॉक अबाउट द रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू को ब्रेकअप वैल्यू भी कहते हैं, स्क्रैप वैल्यू भी कहा जाता है इसको। इट इज़ द नेट अमाउंट विच द एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू ऑब्टेन फॉर एन एसेट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। आपकी जब एसेट की वर्किंग लाइफ ख़त्म हो जाएगी और उसमें इसके एंड में जो आपकी इसकी वैल्यू बचेगी, हाँ इसमें एक चीज़ आपने कंसिडर करनी है, एस्टिमेटेड जो डिस्पोजल कॉस्ट है वो इसके अंदर से डिडक्ट हो जाती है। ये इसकी ये गाइड हमें
IAS 16 की दिस इज़ अ गाइडलाइन. Now moving ahead, entity specific value of property, plant and equipment. अब entity specific value किसे कहते हैं? अगर तमाम एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज या कैश बेनिफिट्स को डिस्काउंट कर दिया जाए तो वो एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू कंसिडर की जाती है उस एसेट की. अब वो एक्सपेक्टेड जो अर्निंग्स हैं उसकी या डिस्पोज ऑफ करने से उसकी जो वैल्यू क्रिएट होती है, उन सारों को अगर हम डिस्काउंट कर दें या उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें तो दैट इज़ एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू. फेयर वैल्यू. अब फेयर वैल्यू इज़ अ वैल्यू जिसके ऊपर हमारा जो एसेट है वो एक्सचेंज हो जाएगा बिटवीन रैशनल पीपल, बिटवीन नॉलेजेबल पीपल, विलिंग पीपल. इन दोनों के दरमियान अगर एसेट एक्सचेंज हो सके तो इसको उस वैल्यू को फेयर वैल्यू कहा जाता है. दिस इज़ अ टिपिकली गाइडलाइन, टिपिकल डेफिनेशन गिवन बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16. तो एक ऐसी कीमत जिसके ऊपर दो नॉलेजेबल पर्सन इस एसेट को ट्रेड कर रहे हैं. अब नॉलेजेबल पर्सन से मुराद है रैशनल बायर्स एंड रैशनल सेलर. रैशनल से मुराद है दे हैव the information, or they have all the approximately all the information regarding this asset. इसके अलावा carrying amount. What is meant by carrying amount? वो अमाउंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इस प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की लिखी गई है आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन एंड एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉसेस. अब कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस कर दी, इसके बाद इम्पेयरमेंट लॉसेस भी लेस कर दिए, तो वो जो वैल्यू नेट अमाउंट लिखी गई है वो दैट इज़ कॉल्ड कैरिंग अमाउंट. द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट दैट इज़ बीइंग कैरीड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो अभी इसी के अंदर हमने बात की कि उसकी वैल्यू में से, कॉस्ट में से माइनस करनी है एक तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जिसको हम लोगों ने ग्रेजुएशन में या इंटर में भी स्टडी किया है. इसके अलावा इसमें से माइनस करने हैं इम्पेयरमेंट लॉसेस. अब ये इम्पेयरमेंट लॉसेस क्या होते हैं, इसको भी डिफ़ाइन किया है हमारे इस IAS 16 ने. एन इम्पेयरमेंट लॉस इज़ द अमाउंट बाय विच द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट एक्सीड्स इज इट्स रिकवरेबल अमाउंट. अगर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस डिडक्ट करने के बाद जो कैरिंग अमाउंट लिखी गई है वो उसकी रिकवरेबल अमाउंट से ज़्यादा है. मतलब अगर मेरा एक एसेट है फॉर इंस्टेंस, वो 3 लाख रुपए पे लिखा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, दैट इज़ इट्स कैरिंग अमाउंट, लेकिन मैं जो उसको सेल करके रिकवर कर सकता हूँ वो 2.5 लाख रुपया है, तो कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है और उसकी रिकवरेबल अमाउंट 2.5 लाख है, तो इसका मतलब है 50,000 मेरा इम्पेयरमेंट लॉस है. तो इसको भी एडजस्ट किया जाता है. आगे हम इसके ऊपर भी बात करेंगे. तो दीज वर सम डेफिनेशंस दैट वर टिपिकली प्रोवाइडेड बाय IAS 16. इसके बेटा मैं आप लोगों को नोट्स भी साथ साथ प्रोवाइड कर दूंगा. आप उसमें से इसको फर्दर जो है वो डिटेल्ड स्टडी वो आप लोगों ने खुद करनी है. हमने 1 बाय 1 इनको डिस्कस कर लिया. अब हम इसके अलावा डेफिनेशंस के बाद रिकग्निशन पे बात करेंगे कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट या टेंजिबल करंट एसेट्स को किस तरह से रिकग्नाइज़ किया जाता है. रिकग्नाइज़ करने का मतलब होता है कि किस तरह हम उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने बिजनेस अकाउंट के अंदर. तो उसके ऊपर जो गाइडलाइन है स्टैंडर्ड की, हम उस पर बात करेंगे. Okay, now we will talk about the recognition of
टेंजिबल फिक्स एसेट। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखना। IAS 16 ने 2 बेसिक क्राइटेरियाज जो हैं वो हमें प्रोवाइड किए हैं। नंबर 1, इट इज़ प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स associated with the assets will flow to the entity। नंबर 1, अगर आप इसको आपको यकीन है कि आपका जो एसेट है ये आपको फ्यूचर में बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा। नंबर 2, द कॉस्ट ऑफ द एसेट्स टू एंटिटी कैन बी मेजर्ड रिलायबली। तो आप उसकी कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को रिकग्निशन कहते हैं। तो रिकग्निशन के दोनों क्राइटेरियाज पे अगर हम डिटेल में बात करें तो बेटा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की एक सब्सटेंशियल अमाउंट होती है। इसको आप कह सकते हैं कि ये एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफ़ेक्ट कर देती है, उसकी प्रेजेंटेशन को इफ़ेक्ट कर सकती है। इन केस अगर आप इसको रॉन्गली आइडेंटिफाई कर लें या आप अपने फिक्स एसेट को ठीक तरीके से क्लासीफाई ना कर सकें, तो आपके प्रॉफिट्स और लॉसेस और इवन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो रेशोज़ हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंटरप्रिटेशन है, उनमें फ़र्क आ जाता है। तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखा जाता है कि आप जो जिस एसेट को रिकग्नाइज़ कर रहे हैं क्या वो इन दोनों क्राइटेरियाज़ पे पूरा उतर रहा है या नहीं। पहला क्राइटेरिया ये है कि यू आर assured that the future benefit will flow to the entity, and the second, cost of that asset can be measured reliably। तो इन दो चीज़ों का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। अगर पहले क्राइटेरिया की बात की जाए कि प्रोबेबिलिटी, यू आर प्रोबेबल, तो इसमें डिग्री ऑफ सर्टेनिटी देखा जाता है। हाउ मच यू आर सर्टेन दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटिटी। इसके साथ साथ रिस्क को भी कंसिडर किया जाता है। तो बेटा रिस्क की डेफिनेशन जो है वो होपफुली सबको आती होगी, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको रिस्क की डेफिनेशन नहीं आती, आई कैन एक्सप्लेन। रिस्क जो है वो आपकी एक्चुअल और एक्सपेक्टेड आउटकम, इसमें डिफरेंस आने के चांस का नाम है। जो हम सोचते हैं अगर वही हो जाए तो हम अपने लिटरेचर में से रिस्क को जो है वो डिलीट कर दें या कैंसिल कर दें, काट दें इस वर्ड को, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो हम सोचते हैं उसमें और जो एक्चुअली हो जाता है उसमें अक्सर फ़र्क आ जाता है, और इस फ़र्क आने के चांस को हम रिस्क का नाम देते हैं। तो रिस्क इज़ इनएविटेबल, इट्स ऑलवेज देयर, यू हैव टू डील विद इट। अच्छा, यहाँ बात कर रहे थे कि हाउ यू आर सर्टेन, द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी is considered and risk is also involved in assessing the future economic benefits। तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखा जाता है। जो सेकंड क्राइटेरिया है, कॉस्ट ऑफ द एसेट्स टू एंटिटी कैन बी मेजर्ड रिलायबली। तो ये कैसे मेजर करेंगे? ये बड़ी आसान सी बात है। आप जब एसेट एक्वायर कर रहे थे तो आपने उसको मुफ्त में तो नहीं ले लिया, उस पर आपने कोई ना कोई प्राइस इसकी ट्रांसफ़र की होगी या उसका प्रॉमिस किया होगा। तो आपकी वो प्राइस या वो कंसिडरेशन जो उसको एक्वायर करने के वक्त पे कर रहे हैं या पे करने का प्रॉमिस कर रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ दैट एसेट। तो इसको भी मेजर किया जा सकता है। ये इसका रिकग्निशन का क्राइटेरिया है जो हमें स्टैंडर्ड ने गाइड किया है। अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, समटाइम एसेट को एज ए होल, मोस्ट ऑफ द टाइम एज ए होल रिकग्नाइज़ किया जाता है, बट वेरी स्पेशली कुछ ऐसे नेचर भी होती है एसेट्स की जिसमें उसको अलग अलग भी आइडेंटिफाई किया जाता है। लाइक अगर आप बात करें एयरक्राफ्ट की, तो एयरक्राफ्ट में एयरक्राफ्ट की बॉडी को, इंजन को, डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंटली रिकग्नाइज़ किया जाता है, क्योंकि सबकी जो है वो वर्किंग लाइफ, एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ जो है वो डिफरेंट होती है। इसलिए पूरे के पूरे एयरक्राफ्ट को एज ए होल जो है वो रिकग्नाइज नहीं किया जाता। तो दीज आर द एक्सेप्शंस। वैसे जनरली एसेट्स आर होली रिकग्नाइज्ड।